है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का जो साइंस का हम लोग मॉडल क्वेश्चन का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें हम लोग का जो ज़्यादा समय है, फर्स्ट लेक्चर में क्या हुआ था कि इसके क्वेश्चन जो इस बार पूछे जाएंगे उसके निर्देश को समझाने में चला गया था, इंस्ट्रक्शन को समझाने में चला गया था। और इसमें हम लोगों को जो 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो पढ़ना है, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हमें आंसर देना है, उसमें हम लोग 6 ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं एनालिसिस करके और व्याख्यात्मक ढंग से। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं आज कहाँ तक ये हमारा बढ़ता है। 7 से देखिए, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, रंग, ए और बी दोनों। Which quantity changes during refraction? Frequency, wavelength, color, both A and B। अपवर्तन का अगर हम लोग मीनिंग देखें तो हम लोग एक चीज़ रिफ्लेक्शन एक होता है और एक आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क है। हम लोग रिफ्लेक्शन को देखे थे पिछले लेक्चर में, यानी रिफ्लेक्शन को हम परावर्तन कहते हैं और ये जो अपवर्तन है उसको हम क्या कहते हैं? इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, इसको अपवर्तन। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। और जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह को पार करके क्या करती है? आगे निकलती है और यदि अपने रास्ते से मुड़ जाती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। और ऐसा तब होता है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको हम ले सकते हैं कि पानी है, यहाँ पर थोड़ा देर के लिए हम लोग पानी ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगर प्रकाश यहाँ से आ रही है तो ये निर्वात में आ रही है। तो निर्वात में हम लोग जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है। अगर यहाँ पर हम एक अभिलंब डालें, अब ये क्या होगा कि जैसे ही पानी में जाएगा तो पानी में जाने के बाद क्या होगा? ये सीधे नहीं जा करके, ये जो सीधे जा रहा था इसमें नहीं जा करके ये अपने रास्ते से मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ जाएगी? क्योंकि पानी में जो इसी प्रकाश का वेलोसिटी है, प्रकाश का जो वेग है वो अलग होता है। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से मुड़ जाती है और इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो जो अपवर्तन से हमारा क्वेश्चन है कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? तो अपवर्तन के कारण अगर हम देखें तो तरंग दैर्घ्य हमारा बदल जाता है, वेवलेंथ बदल जाता है, वेवलेंथ बदल जाता है। लैम्डा, तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा, ये लैम्डा है, लैम्डा से हम डिनोट करते हैं। तो ये लैम्डा बदल जाती है। आवृत्ति वगैरह नहीं बदलती है, उसका कलर वगैरह नहीं बदलता है, सिर्फ बदलता है तो उसका तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? तो तरंग दैर्घ्य। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ हम लोग चलते हैं। 50 cm फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है 0.5 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 1 डायोप्टर और 5 डायोप्टर। द पावर ऑफ ए लेंस हैविंग फोकल लेंथ 50 cm इज 0.5 डायरेक्टर, 2 डायोप्टर, 1 डायोप्टर एंड 5 डायोप्टर। यहाँ पर जो लेंस की शक्ति है इसका अगर हम देखा जाए तो इसका डायोप्टर भी हम बोलते हैं। डायोप्टर जो है इसका क्या होता है? इसका यूनिट होता है, मात्रक होता है। द पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति का जो मात्रक है वह डायोप्टर है।
तो यहाँ पर लेंस की शक्ति ही तो हमें निकालना है। तो लेंस की शक्ति अगर निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि इसका एक फॉर्मूला होता है P, पावर अगर हमको निकालना है लेंस की शक्ति तब P = 1/f होता है। अब ये जो होता है ये मीटर में हमें इसका मेजरमेंट लेना है, इसका माप जो है हमको मीटर में लेना है, ये ध्यान देना। फोकस दूरी जो है ना ये मीटर में लेना है। तो मीटर में अगर हमें लेना होगा तो यहाँ पर अगर गौर करें तो कितना हो जाएगा 1/f, फोकस दूरी f के नज़दीक कितना है 50 cm। अगर हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम जानते हैं कि 100 cm = क्या होता है 1 मीटर। तो 50 cm = क्या हो जाएगा 1/100 × 50 मीटर, इतना मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये 50 गुना कितना होगा 100, तो इस तरह से 1/2 मीटर हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/1/2, यानी अगर हम इसको सीधे क्या करें तो ये पलट जाएगा 1 × 2/1, यानी 2 × 2 डायोप्टर हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का जो हो जाता है वह आपका ये कितना डायोप्टर हो जाएगा, ये आपका इसका D लिख रहा है। D लिखने का क्या मतलब है, ये 50 cm है, अगर हम इसको मीटर में लेते हैं डायोप्टर को तो ये 50 cm का मतलब ये 5 डायोप्टर। इसको फिर से देख लीजिए इसका कैलकुलेशन, P = 1/f। तो 50 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 100 cm में 1 मीटर और 50 cm में 1/, यानी 1/2 हो जाएगा। वहाँ ठीक तो है 1/2, हाँ इतना हो जाएगा। वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ही किए थे ना 1/1/2। तो यहाँ पर इसको कितना लिखा जाएगा 1/0.5, फिर तो 2 डायोप्टर आएगा यहाँ पर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर है ये 2 डायोप्टर हो जाएगा। 50 cm फोकस दूरी वाले लेंस की जो शक्ति है वो 2 डायोप्टर हो जाएगा। ये 2 डायोप्टर को हमें क्या करना है कि इसको घेर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। तैलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। ऑयली पेपर इज ट्रांसपेरेंट, अपेक, ट्रांसलूसेंट, नन ऑफ दिस। यहाँ अगर देखिएगा तैलीय कागज की बात हो रही है, ऐसा कागज जिसमें तेल लगा हुआ है, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, इसी को हम तैलीय कागज कहेंगे। तो तेल लगा हुआ अगर कागज को अगर हम गौर से देखें तो हमें उसके आर पार दिखेगा लेकिन पूरा पूरा नहीं दिखेगा। तो आप पारदर्शक किसको कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ की बात अगर हो जाए तो ग्लास हो जाएगा, शीशा हो जाएगा, जिसके आर पार आप पूरा पूरा देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि शीशा के आर पार प्रकाश जो है पूरी तरह से जा सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश पारदर्शक किसको कहा जाएगा, वैसे पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश जा सके पारदर्शक पदार्थ कहलाता है। अपारदर्शक जैसे दीवार वगैरह हो गया, तो वैसे पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है उसे अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं। अपेक मटेरियल उसको कहेंगे, अपेक सब्सटेंस कहेंगे। और वैसे पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश का कुछ मात्रा जा सकता है पारभाषक पदार्थ कहलाता है, ट्रांसलूसेंट पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ पर तेल लगा हुआ अगर कागज के आर पार अगर आप देखने का प्रयास कीजिएगा तो दिखेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखेगा। तो इसलिए तैलीय कागज जो है ये क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, पारभाषक होता है। इस पर हम टिक लगा लेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए।
प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है जल में, निर्वात में, कांच में, वायु में। इस क्वेश्चन को हम लोग देखे भी थे पिछला बार, लेकिन इसको फिर से देख लेते हैं। अलग अलग लिखे थे। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है जल में, निर्वात में, कांच में, वायु में। द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन वाटर, वैक्यूम, ग्लास, एयर। अगर आप देखिए तो वैक्यूम ऑफ एयर, इस दोनों में प्रकाश की जो चाल होती है या वेलोसिटी होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी को हम अगर किलोमीटर में लिखे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी प्रकाश तय करती है हवा या निर्वात में, वैक्यूम या निर्वात में। उसके बाद अगर हम देखें जल में, तो जल में अगर देखा जाए तो जल में प्रकाश का वेग हम लोग पढ़े थे 2.25। जल में हम लोग पढ़े थे कितना, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी या इसको हम किलोमीटर में अगर लिखे तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड ये पानी में प्रकाश का वेग होता है। और कांच में अगर देखा जाए तो कांच में यानी ग्लास में जो प्रकाश का वेग होता है वह सबसे कम होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या इसको किलोमीटर में लिखे तो ये 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सबसे कम प्रकाश का वेग किस में होता है, तो कांच में होता है। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है किस में, कांच में, ग्लास में होती है। तो हमारा जो आंसर हो गया ये ग्लास हो गया, ग्लास हो गया, यानी कांच हो गया हिंदी में, और उसी को अंग्रेजी में ग्लास बोलेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पर दे रहा है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन द ह्यूमन आई? कॉर्निया, आइरिस, पुपिल और रेटिना। अगर देखा जाए तो निम्नलिखित ये सब आँख के भाग है। कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल, ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए आई। ये आँख के भाग है, कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल, या उसी को इंग्लिश में कॉर्निया, आइरिस। उसके बाद पुपिल और रेटिना, ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ आई है, ह्यूमन आई है। तो इसमें से बताना है कि किसी ये जो हमारा मानव नेत्र है, जो मानव आँख है, इसमें कहाँ पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। यानी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो दिखता क्यों है, क्योंकि उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख पर बनता है। लेकिन हमारे आँख के इसमें से किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है, और रेटिना को ही दृष्टिपटल कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो गया दृष्टिपटल हो गया या फिर रेटिना हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है आइरिस, कॉर्निया, लेंस, रेटिना। द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज आइरिस, कॉर्निया, लेंस और रेटिना। ये 4 पार्ट दिया है, ये भी जो है आपको आँख का ही भाग है, आइरिस, कॉर्निया, लेंस और रेटिना। दीज आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ये मानव नेत्र का भाग है। तो इस नेत्र का जो पारदर्शी अगला भाग होता है, आँख का जो आगे वाला पारदर्शी भाग होता है जिसके आर पार प्रकाश जा सकती है, उस भाग को क्या कहा जाता है, तो उस भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। उस भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। तो यहाँ हमारा कॉर्निया आंसर हो गया। हमारे आँख के सबसे आगे वाला जो भाग होता है यानी पारदर्शी अग्रभाग, फ्रंट पार्ट, अग्रभाग जो होता है वह पारदर्शी होता है,
ट्रांसपेरेंट होता है, यानी उस भाग को पार करके प्रकाश अंदर जाती है। तो वो जो बाहर वाला अग्रभाग है उसको क्या कहा जाता है, जो पारदर्शी होता है, तो उसको कॉर्निया कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। विच डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय बाइफोकल लेंस? इज मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये है आपको प्रेस बायोपिया और नन ऑफ दिस। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो प्रेस बायोपिया है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है। तो आप जान लीजिए एक चीज़, इसमें एक फार्मूला है कि अगर दोष आपका 2 अक्षर का है, दोष अगर 2 अक्षर का है तो इसको दूर करने के लिए हम लेंस कै अक्षर का लगाएंगे? 3 अक्षर का लगाएंगे। और दोष अगर आपका 3 अक्षर का है तो इसको दूर करने के लिए हम कै अक्षर का लेंस लगाएंगे? 4 अक्षर का। तो 2 अक्षर का जो दोष है ये क्या होगा? 1 अक्षर हो गया दूर और या 1 हो गया रहा, 1 1 2 गो शब्द है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए 3 अक्षर वाला लेंस लगाएंगे, यानी क्या लगाएंगे? तो उत्तल। देखिए 1 2 3 अक्षर वाला लेंस हो गया। और 3 अक्षर वाला अगर दोष है, जैसे निकट देखने का अगर आपको बीमारी है, किसी को आँख में सट किताब वगैरह आँख पास ला के, यानी निकट दृष्टि दोष होता है, 3 अक्षर वाला दोष होता है, तो उसको दूर करने के लिए 4 अक्षर वाला लेंस लगा देंगे। अवतल, तो ये दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ तो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ बाइफोकल लेंस, अब ऐसा प्रॉब्लम किसी के अंदर हो जिसका दूर भी खराब हो और निकट भी खराब हो, तो उस दोष को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। और इसके लिए हम बाइफोकल लेंस, यानी दोनों प्रकार के लेंस, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार का लेंस जो है इसमें आपको मिले होते हैं इस तरह के चश्मे को बनाने में। तो बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? तो जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। ये ध्यान में रखिएगा, ये बाइफोकल लेंस जो है इससे बने चश्मे का उपयोग जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? रंग, तेज रोशनी, धुंधली रोशनी, इनमें से कोई नहीं। रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू कलर, ब्राइट लाइट, डीम लाइट, नन ऑफ दी। जब यहाँ आप चीज़ एक बात समझ लीजिए कि इसको पूछने से सेंस है, जिस तरह से यहाँ पर आपको मॉडल क्वेश्चन सेट किया है बिहार बोर्ड, उसमें आप एक बात आप ध्यान दीजिएगा, मानव आँख, ह्यूमन आई से इतना सारा क्वेश्चन बना हुआ है, मानव आँख से इतना सारा क्वेश्चन बना हुआ है ह्यूमन आई से। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान में रख लीजिए कि पूरी तरह से आप ह्यूमन आई को कंप्लीट कर लीजिएगा। मानव नेत्र का चित्र बनाना और प्लस मानव नेत्र के कितने भाग होते हैं और उन भागों के क्या कार्य होते हैं, यानी ह्यूमन आई की जो बनावट है, संरचना है, उसको आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार 6-7 क्वेश्चन, आपको 8 क्वेश्चन लगभग ह्यूमन आई से ही पूछ रहा है। इससे इसका क्या सेंस है? इससे बिहार बोर्ड का सेंस है कि हम हर हाल में मानव नेत्र को पूरी तरह से हम पूछेंगे ही पूछेंगे और आपको अच्छा खासा आप संख्या में प्रश्न उससे पूछ सकता है मानव आई से। तो मानव आई, ह्यूमन आई इज द इम्पॉर्टेंट VVI क्वेश्चन फॉर यू इन दिस एग्जामिनेशन। इस साल का जो एग्जाम है उसमें मानव नेत्र आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान में रखिएगा। तो रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है? यहाँ रंग है, तेज रोशनी है, धुंधली रोशनी है, इनमें से कोई नहीं। रॉड्स सेल्स आर सेंसिटिव टू,
अब आँख के अंदर आपको रॉड्स कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये जो रॉड्स कोशिकाएं है ये आपको मंद प्रकाश या धुंधली रोशनी के प्रति संवेदनशील होता है। धुंधली रोशनी, डिम लाइट, यानी कम रोशनी में अगर आपको देखना है तो इसके लिए आपके अंदर एक रॉड्स कोशिकाएं होती हैं आँख के अंदर, और ये जो है आपको ये जो कोशिकाएं हैं ये धुंधली रोशनी में भी आपको देखने में मदद करती है रॉड्स कोशिकाएं। तो रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? तो धुंधली रोशनी या डीम लाइट के प्रति जो है ये रॉड्स कोशिकाएं संवेदनशील होती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मंद प्रकाश या धुंधली रोशनी इसको हम बोल सकते हैं, मंद प्रकाश या धुंधली रोशनी इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये भी मानव आँख से ही है, इतना सारा क्वेश्चन है। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है कॉर्निया, रॉड्स और कोन्स, पुतली, लेंस। द ब्लाइंड स्पॉट हैज नो कॉर्निया, रॉड्स एंड कोन्स, पुपिल और लेंस। पुपिल का मतलब है पुतली, तो ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। द ब्लाइंड स्पॉट हैज नो, तो ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता है? तो रॉड्स और कोन्स नहीं होते। ये जो रॉड्स और कोन्स सेल्स है, रॉड्स और कोन्स जो कोशिकाएं हैं ये नहीं होती है ब्लाइंड स्पॉट में। ब्लाइंड स्पॉट में रॉड्स और कोन्स जो कोशिकाएं हैं ये नहीं होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? चुंबकीय, ऊष्मीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। यानी ऑन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज द इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क? मैग्नेटिक, थर्मल, केमिकल और नन ऑफ दिस। अगर देखा जाए तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा थर्मल। आंसर हमारा हो जाएगा ऊष्मीय या थर्मल इफेक्ट पर ये कार्य करता है। ऊष्मीय या थर्मल इफेक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई सर्किट है आपके घर के अंदर या कहीं दुकान के अंदर या कहीं भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो उसमें जब बिजली सप्लाई होता है तो उसमें सप्लाई के पहले ही क्या होता है, उसमें फ्यूज लगाया जाता है, विद्युत फ्यूज लगाया जाता है। अगर बहुत अधिक मात्रा में बिजली आ जाए तो क्या होगा, फ्यूज पहले जल जाता है और इसके कारण बाकी जो आपके घर में परिपथ है, जो सर्किट है, वहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पाती है और इसके कारण आपका सर्किट का जो कॉइल है, तार है, वह जलने से बच जाता है। और उसके बाद जितना भी विद्युतीय उपकरण है आपका, टीवी है, फ्रिज है, फैन है, कुछ भी जलने से जो है बच जाता है। क्योंकि ये जो फ्यूज होता है ये क्या करता है, जब पहले यही जल जाता है तो फिर लाइट आगे जाएगा कैसे? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ये हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंड करता है, ऊष्मीय थर्मल इफेक्ट या ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर करता है। क्योंकि इतना ज़्यादा ऊष्मा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा जो हीट है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको फ्यूज ही पहले जल जाता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह का चिन्ह नहीं होता है? एमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में और विद्युत सेल में। अब इसमें बताना है कि यहाँ 4 उपकरण दिया है। एक उपकरण है एमीटर, एक है वोल्ट मीटर, एक है आपका कुंडली और एक है विद्युत सेल। तो इसमें किसमें आपको प्लस और माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मीटर में तो रहेगा ही, क्योंकि ये विद्युतीय उपकरण है। वोल्ट मीटर में भी रहेगा ही। विद्युत सेल यानी कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक जो बैटरी होता है उसमें रहेगा ही। लेकिन जो कुंडली जो होता है, तार जो होता है, कॉइल जो होता है, उसमें आपको प्लस और माइनस चिन्ह नहीं रहेगा, प्लस और माइनस चिन्ह नहीं रहेगा कुंडली में। तो इस तरह से ये जो हमारा इंग्लिश मीडियम में है इसको देख लीजिए। Which instruments
डज नॉट हैव पॉजिटिव है प्लस एंड निगेटिव साइंस, तो क्वाइल आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। वाट के बराबर क्या होता है, तो ये बिल्कुल आपको वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसको आपको रट करके याद करना होगा। तो इस तरह से जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड ये वाट के बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज इक्वल टू वाट, तो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड इज द यूनिट, जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वाट, ये वाट के बराबर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए आप, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तांबा की, जस्ता की, टंगस्टन की, नाइक्रोम की। द कॉइल ऑफ वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ कॉपर, जिंक, टंगस्टन, नाइक्रोम। तो यानी कहने का मतलब है कि हम लोग घर में जो इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हैं, उस हीटर में जो कॉइल रहता है वह कॉइल आपको किस चीज़ का बना रहता है, तो ये नाइक्रोम का बना रहता है। किसका बना रहता है, ये नाइक्रोम का कॉइल बना हुआ रहता है इलेक्ट्रिक हीटर में, नाइक्रोम का रहता है। और ये नाइक्रोम जो है ये आपको निकेल, निकेल प्लस क्रोमियम, ये दो धातुओं के मिलने से मिला करके नाइक्रोम नामक मिश्र धातु बनाया जाता है। एक तरह से नाइक्रोम को हम मिश्र धातु इसको बोलेंगे, एलॉय बोलेंगे इसको। तो ये निकेल और क्रोमियम जो धातु है इसको मिलाकर बनाया जाता है, और चूंकि इसको मिला दिया जाता है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई हो जाता है, इसका गलनांक उच्च हो जाता है, और ये कम टेम्परेचर पर आपको कम हीट पर जो है ये गलता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, दो क्वेश्चन और हम पढ़ेंगे इसमें। आज 20 देखते हैं, उसके बाद 21 तक। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो सीधी बात है कि कार्य करने की क्षमता को हम शक्ति कहते हैं, उसी को पावर कहते हैं। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड पावर। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको रट के याद करने वाला है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो 15 प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो अगर इसको देखा जाए तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है ऑर्स्टेड ने की थी। ऑर्स्टेड, हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये ऑर्स्टेड, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसमें इसने क्या खोजा था कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस चालक के चारों तरफ, इस कुंडली के चारों तरफ एक प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और जहाँ तक इसका प्रभाव रहता है उतने क्षेत्र को हम विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी जब किसी धारावाही तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस तार को के चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है, एक चुंबकीय प्रभाव पैदा होता है। और जहाँ तक चुंबकीय प्रभाव पैदा होता है उतने क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और यह आपको उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव के तरफ ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये क्या करती है, गतिशील होती है। तो इस तरह से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, ऑर्स्टेड ने की। इसका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा इसमें हम लोग इसको पूरे विस्तार से व्याख्या करेंगे। तो चलिए आज हमारा क्लास 10th का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं उसका हमारा आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आज का जो दूसरा लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करके इसे सब्सक्राइब कराइए।